तो आप सभी का अपने YouTube चैनल में दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान यानी कि दोस्तों साइंस का 100 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को आज किस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों आज किस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेंचुरी मारने वाले हैं। 100 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों आज किस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं जो दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते हैं और बिना स्किप किए देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो का एक एक प्रश्न को समझकर अच्छी तरह से देखते हैं तो दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम में दोस्तों एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको साइंस में 100 में 100 लाना है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहां पर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में सेंचुरी मारना है तो दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के रूप में है। तो आज का ये महा एपिसोड को दोस्तों छोड़ के मत जाएगा, महा एपिसोड को दोस्तों पूरा देखिएगा। सेंचुरी मारने वाला आज की वीडियो में हम लोग चलिए प्रश्न को दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहां पर दोस्तों अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न आज की इस वीडियो में होने वाला है। पहला प्रश्न कहता है साइंस का कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश का किरणें कैसे गमन करता है तो दोस्तों क्या टेढ़ी मेढ़ी गमन करता है, क्या सीधे गमन करता है? तो कैसे गमन करता है तो कहिएगा सर जो प्रकाश की किरणें सर ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सर राइट आंसर होगा। क्या बात है, चलिए इसी तरह का जोश चाहिए दोस्तों 100% को सोल्व यानी 100% को सोल्व करने के लिए दोस्तों सेंचुरी मारना है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर का प्रश्न कहता परावर्तन के नियम लागू होते हैं। कहां कहां पर परावर्तन के नियम लागू होता है? क्या केवल समतल दर्पण पर, क्या केवल अवतल दर्पण पर, क्या केवल उत्तल दर्पण पर? देखिए परावर्तन का नियम दोस्तों ये सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है, यानी कि दोस्तों इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कहता है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी प्रकाश त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ जो ये प्रकाश त्रिज्या का क्या होता है आपको पता है? सूत्र होता है दोस्तों एफ बराबर r/2, यानी कि दोस्तों जो फोकस दूरी है त्रिज्या का आधी होती है। सूत्र का माध्यम से दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ये वाला सूत्र है दोस्तों ये एफ बराबर r/2 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे दोस्तों 100% पूछा गया सवाल है। बोलेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ठीक है और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या, बस इस टाइप का प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? वही न्यूमेरिकल यानी कि वही सूत्र पर न्यूमेरिकल आ गया, यानी कि दोस्तों एफ बराबर होता है हम लोग पढ़े r/2 होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब दोस्तों कहता है क्या कहता है जबकि वक्रता त्रिज्या यानी कि r जो है दोस्तों 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो 20/2 होगा और काट दीजिएगा तो होगा 10, तो 10 क्या सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल कर आया। कहां पर निकल कर आया बताइए क्या ऑप्शन होगा? तो बोलेगा सर ऑप्शन बी होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। चलिए 5 नंबर की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न कहता क्या कहता जब वस्तु अवतल दर्पण के वृत्ता केंद्र C पर रखता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब ये दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% आने वाला प्रश्न है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। अगर सेंचुरी इस वीडियो में देख लेते हैं तो दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आज का ये महा एपिसोड को दोस्तों खत्म होने तक इंतजार कीजिएगा और पूरा प्रश्न को देखकर जाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, ये आपका सी होता है, केंद्र होता है, ये आपका फोकस होता है। तो सी पर कोई वस्तु को रखा गया यानी कि दोस्तों यहां पर वस्तु को रखा गया तो सबसे पहले दोस्तों ये क्या होगा? तो मुख्य अक्ष यानी कि सी से निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो फोकस से होकर गुजरेगा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा? तो फोकस से जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो जहां पर दोस्तों कटता है, ठीक है, जहां पर कटेगा वहीं पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा। कहां कट रहा है? तो सी पर कट रहा है तो सी पर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है 6 नंबर का प्रश्न कहता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो उल्टा जहां पर भी लिखा है उसको भी टिक करना है, केवल वास्तविक है तो वास्तविक को हम लोग टिक करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर कहता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार का दर्पण उपयोग होता है? यानी कि दोस्तों जब भी आप व्हीकल यानी कि बाइक को चलाएंगे, ठीक है, बाइक चलाएंगे तो दोस्तों इसके यहाँ पर एक ऐनक होता है, एक यहाँ पर ऐनक यानी कि दर्पण होता है। तो दोस्तों क्या करता है जो जब भी बाइक दोस्तों कहीं पर मोड़ काटता है तो ये क्या करता है शीशा में देखता है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, तो क्या करिए कौन सा शीशा में देखती है? तो ये उत्तल दर्पण में देखती है, उत्तल दर्पण यानी कि पास में पीछे का दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, काफी दोस्तों मेहनत लगता है। अगर सेंचुरी मारना है तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कीजिए दोस्तों, एक वीडियो को लाइक, और जो बंदा चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर दोस्तों आपके दोस्त है तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि आपका तैयारी कैसे होता है। चलिए 8 नंबर, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग होता है? तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सभी को एकत्रित कर लेता है, सभी किरणें को एकत्रित कर लेता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर। क्या कहता है 9 नंबर? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस है दोस्तों, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस समझता होगा। जब भी दोस्तों एक बात ध्यान रखें दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों, सेंचुरी माना दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में दोस्तों कभी भी छोड़ के मत जाएगा दोस्तों, वीडियो को काफी बुरा लगता है। ठीक है, चलिए मुझे भी दोस्तों और वीडियो को भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो पूरा अंत तक देख के जाइए ताकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, जब भी दोस्तों माइनस का बात है और पूछेगा कि लेंस और दर्पण कौन सा होगा, तो देखिए जब भी माइनस का बात है दोस्तों दोनों इसका अवतल होता है। ठीक है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस दोनों माइनस का होता है, माइनस का इसका फोकस दूरी होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F के में संबंध क्या है? यानी कि दोस्तों P बराबर क्या होता है? आपको पता है कि P बराबर होता है 1/F, 1/F। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर। क्या कहता है? 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, 100% आने वाला प्रश्न है। लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। एम बराबर होता है दोस्तों V/U। कहां पर दिख रहा है? क्या ऑप्शन ए, बी, सी? नहीं दिख रहा है ए, बी, सी। कहिएगा सर ऑप्शन डी दिख रहा है, M बराबर V/U। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि समान दृष्टि के वैसे के लिए सुपअवस्टम की अल्पतम दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी मनुष्य जो है देखता है तो सबसे कम यानी कि जो है नजदीकी वस्तुओं को कितना तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर अगर उसके वस्तुओं को रखा गया तब तक देख सकता। अगर 20 रखा गया तो दोस्तों उसको नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जहां पर भी अनंत रहेगा दोस्तों, आने की दूर स्थित कितना देख सकता है मनुष्य, दूर स्थित बिंदु को कितना तक देख सकता है? तो अनंत देख सकता है। ठीक है, अनंत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है। क्या कहता है? नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा दोस्तों जिस प्रकार से उत्तल लेंस काम करता है उसी प्रकार से हमारा आंख काम करती है, यानी कि नेत्र काम करता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र में भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों एक बार जरूर से लाइक कीजिएगा। कहां लाइक करना? वीडियो को। ठीक है, कहता है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या दो परमाणु के संख्या का आपस में आदान प्रदान होता है? थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों ताकि एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए एक पदार्थ है AB और एक पदार्थ है आपका, दूसरा नाम देते हैं CD। ठीक है, एरो का निशान देखें तो देखिए दोस्तों ये AB जो है ये CD के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि ये बन गया AD बन गया। ठीक है, और B है जो तो ये C के साथ अभिक्रिया बनेगा, ये आपका BC। तो दोनों तरह से क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते 15 नंबर कहता है। क्या कहता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना आना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव प्रश्न में 5 नंबर का प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा भी। तो कहता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार से किया जाता है? देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम ना किसी वस्तुओं को यानी कि किसी भी अभिक्रिया को हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं? विनाश, और ना ही हम लोग जो है उसका क्या कर सकते हैं? उदय कर सकते हैं। यानी कि जितना दोस्तों अभिकारक रहता है उतना ही उसका उत्पाद बनता है। सिंपल सा इसका दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर हम लोग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों बच्चा वाला प्रश्न आ गया। बोलिएगा सर कहां बच्चा वाला प्रश्न दिख रहा है? सर देखिए ना 16 नंबर। क्या कहता है? उपचयन में क्या होता है? उपचयन में दोस्तों आपको पता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर कहता है पदार्थ X बिलियन का उपयोग सफेदी करने में X का नाम किया होगा। ये क्या पूछ दिया? तो दोस्त देखिए दोस्तों
बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही, अगर दोस्तों दिमाग में बैठा लेते हैं दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये वादा है दोस्तों मेरा। पदार्थ बोला है एक्स बिलियन के लिए उपयोग सफेदी करने में, एक्स का नाम क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। तो 17 नंबर का जो ऑप्शन से ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि एक्स बिलियन पूछा दोस्तों, एक्स जहां पर पूछे कैल्शियम ऑक्साइड को राइट करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर की ओर, और 18 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? एक होता है दोस्तों धातु और एक होता है अधातु। पढ़े कि नहीं कहिएगा सर? पढ़े। एक होता है धातु और एक होता है धातु। तो धातु में तो आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, धातु के ऑक्साइड दोस्तों ये प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है। और जब भी अधातु की बात आए तो दोस्तों अधातु में अम्लीय होती है। तो दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना, धातु क्षारीय, अधातु अम्लीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिस तरह से प्रश्न पूछा था। ठीक है, चलिए अब एक दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। चित्र के माध्यम से कुछ आपको बताना चाहता है, चेतावनी का चिन्ह दे रहा है कि दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो यही दर्शाता है दोस्तों जो ये हाथ था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हाथ हम लोग पारने का प्रयास करते, बोलिएगा सर कैसे पार रहे हैं सर? चलिए देखिए, देखिए ये हाथ है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या कर रहा? अम्ल का छिड़काव कर रहा। अम्ल का छिड़काव किया तो यहाँ से दोस्तों ये पूरा गोटा हाथ है, यहाँ पर थोड़ा सा गल गया, जैसे ही एक बूंद चूहा गल गया। तो इस तरह से ये दोस्तों आपको दर्शाता है, क्या दिखाता है? कि छांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में चेतावनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर, और 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक होता है अम्ल और एक होता है क्षारक। तो क्षारक जब भी जल में घुलेगा तो ये दोस्तों OH माइनस आयन प्रदान करता है, और अम्ल क्या प्रदान करता है? तो H प्लस आयन प्रदान करता है। देखिए दोस्तों मैं दोनों प्रश्नों को साथ में इसलिए लेकर जाता हूं दोस्तों, ताकि दोस्तों कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कभी भी दिक्कत ना हो। अम्ल H प्लस आयन प्रदान करता है और क्षारक दोस्तों OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो? जो ऑप्शन का बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 नंबर, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? अम्ल दोस्तों धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 22। क्लोर क्षार प्रक्रमण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए क्लोर क्षार से दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों पदार्थ का जो निर्माण होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और क्लोरीन भी होता है। तभी तो पूछ दिया है कि क्लोरीन भी होता है दोस्तों, इसलिए पूछ दिया क्लोर क्षार प्रक्रमण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर का था दोस्तों, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, जी हाँ, और स्पर्श उस साबुन की सतह पर जैसे कि चिकनी, चमेली। ठीक है, तथा यहाँ पर प्राकृतिक संराचक है, संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? एक चीज दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ठीक है, जो प्रश्न कहता है कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, कड़वा कौन लगता है? क्षारक लगता है। अब बोलिएगा सर क्षारक तो लगभग करेगा सर कड़वा, क्योंकि अम्ल सर ये खट्टा लगता है और क्षारक कड़वा लगता है। देखिए जो क्षारक जल में घुल जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। ठीक है, जो क्षारक जल में घुल जाता है तो ये दोस्तों क्षार का, यानी कि इसका जो क्षार निर्माण करता है, क्षार निर्माण, यानी कि जो क्षारक जल में घुलता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। और देखिए दोस्तों एक प्रश्न पूछता है, सबसे पहले इसका हम लोग राइट आंसर ऑप्शन इसका बी ऑप्शन होगा। क्षार जो है दोस्तों स्वाद में कड़वा लगता है, आसपास इसकी साबुन की तरह होता है, जैसे कि चिकनी होता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है कि क्या सभी क्षारक होते हैं? तो आपका जो आंसर होगा सर, यस सर, सभी क्षारक होते हैं, क्योंकि क्षारक से ही क्षार बना है। और एक बार पूछता है क्या कि सभी क्षार होते हैं? तो नहीं दोस्तों, जो सभी क्षारक है ये जल में नहीं घुल पाता। बस सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं? 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच मान वर्षा वाला जल का अम्लीय वर्षा कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों अम्लीय वर्षा कब होता है? 5, जिसका जब पीएच मान 5 होता है तब अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 नंबर का था दोस्तों, क्या कहता है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिलिया को ले जाइएगा तो क्या कैसे जलेगा? फट 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 चलेगा। ठीक है, जैसे बुलेट का आवाज चलता है ना, उसी तरह से। ठीक है, तो धोने के साथ जलती तो गैस कौन सा होगा?
ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मैं समझाता हूं इसलिए ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से गलती ना करके आए। एक नंबर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, और यहाँ दोस्तों आपको 100 में 100 मिला, तो दोस्तों ये कितना बड़ा नंबर होगा बताइए, ठीक है। क्यों दोस्तों, जो फर्स्ट और सेकंड टॉपर आते हैं दोस्तों एक एक नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं। अब बताइए, जो फर्स्ट टॉपर आया और जो सेकंड टॉपर आया, फर्स्ट वाला तो कहेगा ठीक है मैं फर्स्ट आया, जो सेकंड आया दोस्तों एक नंबर से पीछे आ गया, अगर वो भी बोलता कि एक नंबर मुझे किसी भी तरह से मिल जाता तो मैं फर्स्ट टॉपर के बराबर में आ जाता, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए, एक दोस्तों ये है मोमबत्ती, ये है आपका दोस्तों मोमबत्ती, ठीक है, ये आपका मोमबत्ती है, ठीक है। मान के चलिए आपका जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है दोस्तों, तो इसके सामने अगर आप हाइड्रोजन गैस को ले जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, तो ये दोस्तों फटफट की तरह आवाज करता है, यानी कि दोस्तों ये आपका ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, हाइड्रोजन। 25 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, और दोस्तों उपयुक्त सभी होता है, यानी ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर। जितना भी बात कही गई आपका सही है, ठीक है। 27 नंबर का था दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में दोस्तों यहाँ पर जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण होता है दोस्तों छोटी आंत में, और छोटी आंत को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो एक बार दोस्तों कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर दोस्तों कौन कौन विद्यार्थी यहाँ तक पहुंच चुका। ये मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न, यानी कि आपका पहला पड़ाव था। मुझे दोस्तों जानकारी देने के लिए कि सर हम यहाँ तक आपका देखें, यानी कि अभी तक हम 27 को देखें सर, इसका बाद दोस्तों आपका जो है जितना भी प्रश्न उसको देखने वाला है। तो ये दोस्तों आपका पहला पड़ाव है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा छोटी आंत को एक और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 28 नंबर का था, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है। रक्त वाहिका जो रुधिर को हृदय से ले जाता है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं धमनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। 29 नंबर का था, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो है कहीं भी आपको तो कहीं भी हाथ पैर जो है दोस्तों कटा होगा, यानी छोटा सा मामूली चोट लगा होगा, तो वहाँ दोस्तों खून निकलता है, और काफ़ी देरी के बाद दोस्तों खून जो है थक्का बना लेते हैं, यानी कि खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये दोस्तों होता है प्लेटलेट के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 30 नंबर कहता है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि का क्या कारण देखिए, पादप के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, जब जल का हानि होगा वाष्प के रूप में तो क्या कहिएगा सर, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं सर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर की ओर, ठीक है। तो 31 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों मुख्य उत्पादक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जो दोस्तों आपके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं कहिएगा सर, होता पल पल सेकंड के लिए। 32 नंबर का था, अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर आमाशय के आंतरिक स्तर में बोला दोस्तों, और अम्ल से रक्षा करने के लिए किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर होगा 32 का हो जाएगा दोस्तों श्लेष्मा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, श्लेष्मा। चलिए बढ़ते हैं, 33 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। एक प्रश्न को, ये वाला प्रश्न को दोस्तों मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलती कर आते हैं, एक नंबर खो के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए, जब भी अगर बोलेगा क्षुद्रांत सबसे लंबा होगा, क्षुद्रांत सबसे लंबा किसका होता है, जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है, जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। यहां पर दोस्तों देखिए, मनुष्य क्या पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, नहीं। मनुष्य सर्वाहारी होते हैं। कुत्ता क्या पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है, नहीं, ये भी सर्वाहारी होता है। शेर क्या पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है, तो ये कहिए सर शेर पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी होता है। अब है दोस्तों गाय पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो है क्षुद्रांत किसका सबसे लंबा होगा, तो गाय का सबसे लंबा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, जो दोस्तों मैं पूछा था उसका प्रश्न का जवाब यहीं पर मिली, अब जो समझने वाला था वो समझ गया, ठीक है। 34 नंबर का था, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो दोस्तों अमीबा में दोस्तों विखंडन के तरह जनन, यानी कि विखंडन, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, विखंडन का तरह जनन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर का था, पतन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की विधि है। तो पतन कलम रोपण इत्यादि, रोपण इत्यादि अगर जहां पे अगर रोपण का बात है दोस्तों कायिक प्रवर्धन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 35 का क्या होगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है 36 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग भाग है। पादप, तो दोस्तों यहाँ पर मादा जनन अंग भाग बोला तो मादा कहाँ हो जाएगा, तो अंडाशय खाली सिर्फ दिख रहा है, ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 37 नंबर की ओर, कहता है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारण रोग है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन लैंगिक संचारण रोग है, क्या कैंसर है, क्या टाइफाइड है, क्या गोनरिया है, क्या कोरोना है। तो ना ही कोरोना, ना ही टाइफाइड, ना ही कैंसर, बल्कि ऑप्शन सी होगा गोनरिया, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38 नंबर कहता है शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। तो शुक्राणु दोस्तों आपको पता है वृषण में उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो वृषण में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जो उष्मीय ऊर्जा है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट 240 नंबर का प्रश्न कहता है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गोबर गैस को दोस्तों आप सभी जैव गैस के नाम से एक और नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अभी हम लोग 40 प्रश्न को देखें दोस्तों, अभी तक आपको 60 प्रश्न को दोस्तों और आगे देखना है। अगर दोस्तों यहाँ तक बने रहें तो दोस्तों थोड़ा सा और बने रहिए, और वीडियो पे दोस्तों सेंचुरी मारना तो 60 गो प्रश्न को और देखना है। चलिए बढ़ते हैं 60 गो प्रश्न की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अभी हम लोग 60 गो प्रश्न को और सॉल्व करते हैं, उसके बाद दोस्तों सेंचुरी आपका क्लियर हो जाएगा। तो कहिएगा सर फिर से आपका प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट क्यों हो गया सर, फिर से 1 2 3 4 5 6 का हाई चल रहा है। तो ये दोस्तों आपका जो प्रश्न संख्या पर निर्भर नहीं रहना है। ये दोस्तों हो गया 41वां प्रश्न, ये हो गया 42वां प्रश्न, ये हो गया 43वां प्रश्न। चलिए इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों 41वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि जो बॉयज होते हैं ये जब दाढ़ी बनाते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि इसी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 2 नंबर नहीं 42वां नंबर, 42वां नंबर कहता है दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। और दोस्तों मैं वीडियो को शुरू में ही बताया था जब 2-3 प्रश्न खत्म हुआ था, ठीक है, तभी दोस्तों आपको बताया था कि गोलीय दर्पण में और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है दोस्तों। तो क्या करना, ये आपका दूसरा पड़ाव रहा, यानी कि यहाँ तक आप कौन कौन वीडियो को देखे हैं तो वो सभी क्या करना कि सर 42वां का ये वाला राइट आंसर होगा। कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जरूर से कीजिएगा, ये आपका दूसरा पड़ाव था। ठीक है, चलिए तीसरा यानी कि 43वां नंबर का प्रश्न कहता, क्या कहता, तो कहता दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो दोस्तों आवृत्ति जो है ये प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में अपवर्तित रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर का प्रश्न कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये दोस्तों है अवतल दर्पण। थोड़ा सा फिर से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये रहा मुख्य अक्ष और ये रहा सी केंद्र और ये रहा एफ। जब भी दोस्तों अवतल दर्पण के समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण जाए दोस्तों ये फोकस होकर गुजरेगा, यानी कि ऑप्शन 20 का दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 45 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं पर रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए प्रश्न में दोस्तों एक ट्विस्ट आया, ट्विस्ट यही है जब बोल दिया बराबर आकार, अगर सिर्फ और सिर्फ सीधा और यहाँ पर सीधा और काल्पनिक का बात आता दोस्तों तो ये दोस्तों समतल और उत्तल दोनों होता। लेकिन जब भी समान आकार का, यानी कि जब दोस्तों अपना मुखरा आप सुबह में देखते हैं दोस्तों जो ऐनक होता है दर्पण होता है वो दोस्तों यहाँ पर समतल दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण, ठीक है, दर्पण इस प्रकार से लिखेगा। ठीक है, दर्पण जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है जिसमें दोस्तों जितना आपका चेहरा दिखाता है उतना ही उसका जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसका बराबर आकार का बनता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर यानी कि 46वां नंबर। ठीक है, कहता है 46 नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है 46 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले, घरवराना नहीं है, दोनों के दो दो नियम हो। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी क्या हो गया। आ गया वही वाला। चलिए जो बच्चे कमेंट नहीं किए थे जरूर से कीजिएगा। उसका जो सूत्र होता है दोस्तों एफ बराबर होता है r/2, यानी कि दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो संबंध होता है ए बराबर r/2 होता है। और एक न्यूमेरिकल पूछ दिया है कि जब
यहाँ पर त्रिज्या यानी कि वृत्ताकार त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगा, इसकी आधी हो गया, 2 से काट दीजिए 50 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना समझा रहे। ठीक है, प्रश्न कहा था 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ते हैं, पी और एफ के बीच संबंध होता है दोस्तों, पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर 1/f। तो अब बोला है 1 मीटर फोकस दूरी, जबकि फोकस दूरी इसका 1 दिया यानी कि 1/1, फोकस दूरी 1 दिया है तो 1 को दोस्तों 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, आंसर भी इसका 1 आएगा, प्लस की माइनस का 1। तो कहिएगा सर जब भी उत्तल लेंस का बात आए तो मुझे याद है कि प्लस का होता है, यानी कि 1 डायोप्टर इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है, यानी कि 49, ठीक है, सॉरी दोस्तों 49 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, अभी मैंने आपको बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों ये 50 गो हम लोग प्रश्न को देख लिया और इसी प्रकार से दोस्तों 50 गो और भी प्रश्न बचा है, तो दोस्तों वीडियो पे कंप्लीट बने रहेगा। दोस्तों सेंचुरी मारना है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, तो प्रकाश का वेग दोस्तों कहाँ न्यूनतम होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप का प्रश्न है सबसे पहले आपको ऑप्शंस को चेकआउट करना है। ठीक है, निर्वात में दोस्तों सबसे ज्यादा होता है, जल में उससे भी कम। ठीक है, वायु में देखिए निर्वात में दोस्तों उसका बाद वायु होता है, उसका बाद जल होता है, और जल के बाद दोस्तों कांच, यानी कि सबसे कम कहाँ, कांच में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है न्यूमेरिकल का, क्या कहता है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जबकि दोस्तों P यहाँ पर 4 डायोप्टर दिया है और इसके आधार पर पूछा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो P है दोस्तों, यानी कि जो फोकस यहाँ पर आपका जो क्षमता दिया रहता है, 4 डायोप्टर जो दिया है ये दोस्तों अब मीटर में दिया रहता है, और जब ये फोकस दूरी निकालना रहता है तो दोस्तों वो सेंटीमीटर में रहता है। तो ये दोस्तों चिन्ह का प्रयोग हमेशा याद करके कीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर खो के आ जाइएगा। तो जिस तरह से समझा रहे उसी प्रकार से समझना है। ठीक है, देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले फोकस दूरी यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, P बराबर होता है 1/f। ये दोस्तों ये आपका किसका सूत्र निकालने के बाद क्षमता निकालने का सूत्र हुआ। अगर दोस्तों फोकस यानी कि फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है A बराबर भी 1/p होता, यानी कि दोस्तों P निकालना तो 1/f, F निकालना तो 1/p। तो इस तरह से दोस्तों सूत्र हो गया। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं, सिंपली से निकालते हैं, क्या होगा, यहाँ पर F रखते हैं बराबर में 1/p। P कितना दिया है दोस्तों, P कहिएगा सर 1 यानी कि 4 दिया है तो 4 लिखते हैं। 1 को दोस्तों 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0.25 आएगा। ठीक है, 0.25। ये कितना में आया, मीटर में आया। आंसर देखिए मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो सही है सर सेंटीमीटर में। तो क्या करना है, 0.25 को गुना 100 से करना है। तो 100 से जब भी गुना कीजिएगा तो दोस्तों आएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 20 दिख रहा है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रकार का न्यूमेरिकल जो यहाँ पर हम लोग देखें, ठीक है 51, ये आपका 51 था, ये आपका 52 है, तो दोनों दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा सेंचुरी प्रश्न बना रहे दोस्तों, यानी कि 100 प्रश्न दोस्तों लगातार बोलने में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। एक बार जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, जरूर से। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा सपोर्ट करते हैं दोस्तों बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो बंदा पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस छोटा सा काम देते हैं दोस्तों, इतना कर लीजिएगा। ठीक है, किसी लेंस का फोकांतर क्या, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर क्या 50 सेंटीमीटर है और उसकी क्षमता क्या होगी, तो आपको पता है। तो ये उत्तल लेंस है तो उत्तल तो ये 50 यानी कि प्लस का 50 हो गया, ये तो आपको पता है। चलिए उसका बाद क्या कहता है, उसकी क्षमता क्या होगी, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको बताएं, क्या बताएं कि जो P आपका क्षमता है ये आपका मीटर में रहता है, और जो F है ये आपका सेंटीमीटर में रहता है। देखिए F सेंटीमीटर में है और आपका दोस्तों जो है P जो है ये मीटर में रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो सेंटीमीटर में इसको मीटर में कम करने का कन्वर्ट करते हैं, यानी कि देखिए जो F है ये 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 100 से भाग देंगे सेंटीमीटर में लाने के लिए, 100 से भाग, तो यहाँ से दोस्तों 1 से 1 कट गया, और इसको दोस्तों अगर काटिएगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 का मीटर, बस आपका आंसर हाथ में। चलिए बना लेते हैं
क्या निकालना, क्षमता निकालना। P बराबर होता है सूत्र 1/F। तो 1 और F कितना था दोस्तों, F कहिएगा सर 0.5। अभी तो आप निकाले सर, भूल जाते इतना जल्दी, कैसे भूलते हैं सर। देखिए दोस्तों 1/0.5 है, तो जीरो को यहाँ पर पॉइंट को हटाइएगा तो दोस्तों क्या कीजिएगा, ऊपर में 10 कर लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट हट गया तो काट दीजिए। 5 दूना 10, 2 डायोप्टर, प्लस की माइनस, तो नहीं जी माइनस कहाँ सर, उत्तर लेंस से सर, उत्तर जब भी बात आए तो प्लस होता है सर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सर। चलिए 13 नंबर कहता है दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। और अभी हम आपको बताएं दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा, ना ही कांच में, ना ही पानी में, ना ही हवा में, सबसे ज्यादा होगा निर्वात में, जो कि होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब मुझे भी इतना याद है, ठीक है। आपको कितना याद होगा, बहुत याद होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दिए गए प्रकारमंड में कौन उष्माक्षेपी है दोस्तों, कौन उष्माक्षेपी है बताइए। उष्माक्षेपी दोस्तों श्वसन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जी हाँ ऑप्शन से इसका राइट आंसर है 15 नंबर। यानी कि दोस्तों 55 नंबर का प्रश्न में हम लोग इंटर कर चुके हैं। और ये दोस्तों आप सबके कुरकुरे लेज चिप्स के बारे में प्रश्न कहता है, क्या कहता है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सा गैस डाली जाता है। तो चिप्स के पैकेट में दोस्तों विकृत गंधता से बचाने के लिए दोस्तों कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन डाला जाएगा, जो चिप्स आप कुरकुरे खाते हैं ना, कुरकुरा एकदम रहता है करकरा एकदम, तो वो ऑक्सीजन डालेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, पूरा एकदम द्रव अवस्था में हो जाएगा, पूरा एकदम गल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो जंग यानी कि लोहा था दोस्तों, लोहा में जंग लग गया, तो जंग लगना दोस्तों संयोजन अभिक्रिया होता है, यानी कि लोहा में ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ को अपचयन हो, अपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ZNO, ZN के साथ यानी कि जिन के साथ O जुटा हुआ है, लेकिन C बेचारा अकेला है। और इधर देखिए तो इधर में C क्या है, O के साथ जुड़ गया, यानी कि किसका उपचयन हुआ था, C का। C में क्या और ऑक्सीजन का यहाँ पर जुड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 58। ये प्रश्न दोस्तों प्रश्न का संख्या 58 हो गया, ठीक है। कहता है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। और कहें दोस्तों कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का रासायनिक समीकरण संतुलित करने से प्रश्न पूछेगा दोस्तों, 100% लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं आता कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा से बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर Ca 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। Ca मतलब क्या, कैल्शियम। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, तो C यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी देखिए तो C यहाँ पर भी 1 है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिए, O यहाँ पर दोस्तों 2 और यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर दोस्तों O 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, O 1 है, और यहाँ पर दोस्तों O 3 है, तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लास्ट जो बच गया H, तो H दोस्तों यहाँ पर देखिए H 2 गो है, और यहाँ पर भी दोस्तों H 2 गो है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो पहला जो हम लोग का जो पहला ही जो ऑप्शन था, ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित कर दिया, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 19 नंबर का था दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। अब कहिएगा सर चित्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सर क्या बात है, चित्र नहीं है तो क्या दिक्कत है, बिना चित्र का क्या, यहाँ पर आपका तो यहाँ पर समीकरण दे दिया, तो समीकरण से हम लोग देखेंगे। देखिए समीकरण है PbCl2 और एरो का निशान देखें दोस्तों, PbCl2 + Cu बन गया है। अब क्या कर रहा है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो हम लोग देखें जो Pb है ये Cu को क्या किया, लात मार दिया, बोलेगा जा Cu जा, तू अपना घर में जा तू अपना कॉपर बनाते रहना। और हम Cl2 के साथ अभिक्रिया करें, तो Pb जो दोस्तों Cl2 के साथ अभिक्रिया कर लिया और Cu को लात मार दिया। तो एक बार जो दोस्तों लात मारता है इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, एक बार लात मारना, ठीक है। चलिए विस्थापन अभिक्रिया। चलिए ये दोस्तों आ गया 60 गो प्रश्न है। अब लास्ट 240 गो बच्चा है दोस्तों, सेंचुरी मार के जाना दोस्तों, वीडियो को अंत तक देख के जाना। कहता है दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। एक होता है दोस्तों रंगीय और एक होता है गंधीय। तो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है प्याज, और रंगीय की अगर बात है तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा लिटमस, हल्दी, और यहाँ पर चाइना रोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, 21 नहीं दोस्तों बल्कि सर कैसे भूल जाते सर, ये 61 प्रश्न हो गया, ठीक है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों जो डॉक्टर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं CaSO4.2O, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर यानी कि 62 नंबर का प्रश्न कहता है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र दोस्तों सिंपल होता है CaCl2 होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है।
जो चित्र दिया गया है दोस्तों इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, इसमें दोस्तों सिंपल सा क्या रहा है, जो बिजली है दोस्तों ये बिजली बन रहा है, ठीक है, बिजली बन रहा है और बिजली का वियोजन हो रहा है, तो वियोजन अपघटित हो रहा है दोस्तों, हम लोग सिंपल से कहते हैं वियोजन हो रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 24 नंबर यानी कि दोस्तों 64 नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये रहा है आपका प्राव नंबर 4 यानी कि 3rd, ठीक है। मुझे भी पता चले कि इतना यानी कि 64 नंबर प्रश्न तक कौन कौन देखा है विद्यार्थी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, काफी बच्चा वाला सवाल है दोस्तों, ये 6-7 के बुक में दिया रहता है दोस्तों। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट में एक बार कीजिएगा कि सर एसिटिक अम्ल हो जाए, कि सिट्रिक होगा, कि लैक्टिक होगा, कि ऑक्सैलिक अम्ल होगा। तो दोस्तों सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि 64 प्रश्न तक कौन कौन विद्यार्थी देखिए, यानी कि आपका तीसरा पड़ाव था दोस्तों, तीसरा पड़ाव, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है। देखिए तनुकरण प्रक्रिया में दोस्तों सिंपल सा आपको एक चीज ध्यान रखना, अम्ल और क्षारक दोनों जो है दोस्तों थोड़ा थोड़ा होगा, और जो है जल से अभिक्रिया करे, तो अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है H+ आयन देता है, और जो है क्षारक अभिक्रिया करता है जल से तो OH- आयन देता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा है दोस्तों, तो क्या होगा H+ आयन, OH+ आयन और OH- आयन के साधारणता में कमी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में दोस्तों AgBr यानी कि AgBr ये दोस्तों प्रकाशीय क्या है, वियोजन का उदाहरण है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ये आपका हो गया दोस्तों 67 नंबर का प्रश्न कहता है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का ग्रहण करता है। तो अमीबा दोस्तों कुटबाद से ग्रहण करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पचाता है दोस्तों खाद्य रितिका से। ऑप्शन डी इस तरह से राइट आंसर होगा। ग्रहण पूछा कुटपाद, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि इसका सी। देखिए अब दोस्तों है 28 नंबर का था, 28 नहीं सर 68 सर, कैसे प्रश्न बुलाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों सेंचुरी हम लोग मार्क कराएंगे, कितनों भी हो जाए सेंचुरी आज की इस वीडियो में हम लोग मार्क कराएंगे, ठीक था। पाचन प्रक्रिया में वसा का अम्लीकरण कौन करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का अम्लीकरण दोस्तों कौन करता है, तो पित्त करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण दोस्तों आम में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों 70 नंबर का प्रश्न, लास्ट दोस्तों 30 गो प्रश्न बच्चा है, और उसको दोस्तों एकदम तहलका मचा के जाएगा। हो सकता है कि उसी 30 गो प्रश्न में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न यानी कि 30 का 30 प्रश्न, वही 30 प्रश्न मिल जाए बोर्ड एग्जाम में। इसलिए कहता है दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में दोस्तों टोटल कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। और ये नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक क्लोरोफिल को कहते हैं। दोस्तों काफी दोस्तों मेहनत लग रहा है दोस्तों वीडियो बनाने में, दोस्तों एक बार कृपया करके दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विक्राणु हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, कहता है, क्या कहता है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको अपवहन कहते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाद दोस्तों हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जनन की मूल घटना क्या है। ये वाला दोस्तों ये प्रश्न भी आते रहते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में काफी बार आता है। कहता है जनन की मूल घटना दोस्तों क्या है, तो डीएनए के प्राकृतिक बना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, ये आपका 75वां प्रश्न हो गया दोस्तों। कहता है दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन होता है। तो ये जो चित्र दिख रहा है दोस्तों इसमें किस प्रकार का जनन हो रहा है, तो बहुखंडन जनन हो रहा है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस तरह से अमीबा में जनन होता है उसी प्रकार का यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर, यानी कि आपका हो गया 77 लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर का था दोस्तों, 38 नहीं 78 सर, कहता क्या, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न कहता है 79, ठीक है। क्या कहता है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है। जैव गैस का दोस्तों मुख्य घटक, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका डी होगा, मीथेन, ठीक है। तो हम लोग 80 नंबर प्रश्न में एंटर कर चुके हैं। लास्ट 220 गो और प्रश्न बचा है और आपका सेंचुरी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहता है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2
और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होता है, तो 220 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 गो प्रश्न और हम लोग देखते हैं, उसके बाद दोस्तों वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट यहाँ पर 20 गो प्रश्न को और हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका सेंचुरी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर कहिए ऐसा, फिर 1 2 3 4 फिर से आपका प्रश्न का संख्या स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों 20 गो प्रश्न है, प्रश्न का संख्या पर निर्भर हम लोग नहीं रहेंगे, बल्कि 81 82 83 इस तरह से प्रश्न का संख्या चलेगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर का प्रश्न कहता है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वृत्ताकार त्रिज्या r हो तो क्या संबंध होगा। f और r यानी कि वृत्ताकार त्रिज्या r और f के बीच संबंध दोस्तों मैं अभी वीडियो में बताया था कि f बराबर r/2 होता है, यानी बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों के 2 नियम है, जैसे कि दोस्तों मैं वीडियो में बताया था। अब नेक्स्ट कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो सीधा और काल्पनिक होता है, तो सीधा तो दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ काल्पनिक दिख रहा है, इसको हम लोग राइट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहता है ये आपका 84 नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है, 84 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया था, याद होगा आपको। ठीक है, कहता है कि वाहनों के पार्श्व दिश के रूप में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करता है। दोस्तों मैं अभी बताया दोस्तों आपको, आप तो भूले नहीं होंगे, तो क्या करना है, ये दोस्तों आपका चौथा पड़ाव था। ठीक है, तो कमेंट करना है कि सर 84 नंबर का ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ताकि मुझे पता लगे दोस्तों कि कितना विद्यार्थी यहां तक इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहां पर 16 प्रश्न और बच गया है, सेंचुरी मारने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। मिट्टी से क्या लेंस बनता है, नहीं सर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है, मैं आपको अभी बताया। नेक्स्ट कहता है एफ का मान 12 सेंटीमीटर है, तब आर का मान क्या होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एफ अगर 12 सेंटीमीटर है तो आर कितना होता है, r/2 होता है, तो आर बराबर क्या होगा, 12 गुना का 2, 12 गुना का 2 24, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है वाहन के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। पार्श्व दिश के लिए तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते, लीजिए अब आंसर बता दे दोस्तों, अब तो कमेंट कीजिएगा। और अग्रदीप का बात आए तो दोस्तों अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है, तो अवतल लेंस का सामने दोस्तों सदैव जो प्रतिबिंब का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ये 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा दोस्तों ए, आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी व सीधा। ठीक है, 10 नंबर का था, 10 नहीं दोस्तों 90, लास्ट 10 बचेगा। ठीक है, डायोप्टर का मात्रक होता है, डायोप्टर का मात्रक होता है लेंस की शक्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, और ये आपका 91 प्रश्न आ गया। क्या कहता है, 91 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फुकांतर क्या होगा। देखिए अब फुकांतर ए बराबर हम लोग पढ़े कि होता है 1/p होता है, तो इस प्रकार से 1/, में कितना है 2 है, इसको भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। तो 0.5 क्या मीटर में, फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में रहा, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर डी दिख रहा है। इतना ही वीडियो में दोस्तों, यानी कि 100 प्रश्न में दोस्तों कितना न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं, आंख के रंगीन भाग को दोस्तों आइरिस कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट कहता है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल, और दृष्टिपटल का एक और नाम होता है रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कहता है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक समीकरण हो रही है। देखिए यहाँ जो दिख रहा है ये सभी एकजुट है, और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग हुई है, तो क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 15 नहीं सर 95 सर, लास्ट सर 5 गो और बचा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक समीक्रिया संतुलित है, तो कौन रासायनिक समीक्रिया संतुलित है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपका रासायनिक समीकरण संतुलित होगा उसको हम लोग डी कहेंगे, यानी कि अगर हम लोग पहला ऑप्शन को चेकआउट करते हैं तो ए ने यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो इस तरह से गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर एल आपका 4 है, और यहाँ पर भी एल आपका 4 है। ठीक है, और ओ दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, तो आपका ये गलत हो गया। सी यू दोस्तों आपका 2 है, यहाँ पर सी यू 1 है, ये इस तरह गलत हो गया। लास्ट बस का डी जेड एन 1 है, जेड एन 1 है, सी यू 1 है, सी यू यहाँ पर भी 1 SO4 है, SO4 है, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, लास्ट 5 गो और प्रश्न बचा दोस्तों। तो अभी तक जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कीजिएगा। ठीक है, कहता है दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ठीक है, बस सिंपल सा। तो एक आपका समीकरण है PbO प्लस Cu, एरो का निशान देखे दोस्तों ये क्या हुआ, तो Pb के साथ जब O था ये हट के Cu के साथ O जुट गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर Cu होगा। ठीक है, CuO, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो Cu का दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, उपचयन होगा, और PbO का दोस्तों अपचयन होगा, यानी ऑप्शन दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
PCO और PBO, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कहाँ, प्रश्न संख्या 97 की ओर। गंधिता कौन से अभिक्रिया के कारण होते हैं? तो विकृतित गंधिता दोस्तों ये कौन से अभिक्रिया के कारण होती है? तो क्या होता है, जब उसमें ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जुट जाता है, यानी कि जब दोस्तों चिप्स था, चिप्स में दोस्तों आपका ऑक्सीजन जुट गया तो वो गंध यानी कि पूरा खराब हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन से राइट आंसर हो गया। कितना था? 17, यानी कि 97 का ऑप्शन ए। लास्ट यहाँ पर दोस्तों 3 गो प्रश्न बचा है। कहता है चूने के सफेदी करते समय चूने में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें से कौन सा अभिक्रिया होगा? देखिए, जब भी दोस्तों अगर इस टाइप का प्रश्न है, उष्मा निकलता है, तो सीधा आपको उष्माक्षेपी संयोजन को राइट करना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 99 नंबर का प्रश्न कहता है, और इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और बच गया, उसके बाद सेंचुरी मारने से कोई नहीं रोक सकता है। कहता है लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो नीला धूसर हो जाता है, तो प्रक्रिया में कौन सी विक्रिया होती है? देखिए, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कैसे सूत्र है, यानी कि हम लोग समीकरण समझेंगे। ठीक है, Fe लोहे का कील और Cu यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4, ये दूसरी प्रकार का आपका अभिकारक था। और इस प्रकार ये आपकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगा? तो Fe दोस्तों ये Cu को अलग कर देगा और SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि FeSO4 बन जाएगा और Cu को दोस्तों अलग कर देगा। तो क्या करा, एक को लात मारा, मैं अभी आपको बता दूं, जब भी एक को लात मारे तो उसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, लास्ट है दोस्तों 100 नंबर का प्रश्न कहता है, काफी इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? काफी इंपोर्टेंट, प्राकृतिक सूचक दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये रहा दोस्तों 5वां आपका पड़ाव। और हमको पता होगा कि दोस्तों इसमें जो सभी का विद्यार्थी का लास्ट किसी भी आगे दोस्तों पहले का कमेंट नहीं आता तो चलता है, लेकिन लास्ट का कमेंट आता है दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कहिएगा कि सर 100 नंबर का ये वाला ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन होगा दोस्तों? क्या मिथाइल ऑरेंज, क्या फिल यहाँ पर फिनाफ्लेथिन, क्या लिटमस, क्या दोस्तों मिथाइल रेड, क्या होगा? ऑप्शन ABCD इनमें से क्या होगा? तो सभी का ऑप्शन आना चाहिए कमेंट में। इसी तरह दोस्तों सेंचुरी आज का ये वीडियो खत्म हुआ। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।